नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मतदान के बाद की स्थिति। दरअसल हर चौराहे पर, हर जगह, हर घर में ये आमतौर से बात हो रही कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन आज हम उससे भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं। सरकार किसी की बने, दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन हम इससे भी अलग हट के बात करना चाहते हैं कि भाजपा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के भीतर जो मीटिंग हो रही है वो बताती है कि मतदान के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी सरकार बनाने को लेकर, उसमें क्या तैयारी करनी है। इसका मतलब कि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है। दूसरी बात करें तो दिग्विजय सिंह फील्ड में है। उसकी वजह ये कि छतरपुर में कांग्रेस समर्थक एक पार्षद की हत्या के बाद दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना दे दिया। रात भर वो धरने पर रहे और दूसरे दिन अधिकारियों के आश्वासन पर उन्होंने धरना खत्म किया। इसके बाद बीजेपी ने काउंटर किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने वहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात की, उनसे मिले और उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों सहित कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक नेताओं पर मुकदमे दर्ज करा दिए। तो हत्या एक हुई है, आरोपी दोनों पार्टियों के बने हत्या के मामले में। तो इस तरह से फील्ड में कांग्रेस है और कॉन्फिडेंस में बीजेपी है। इसी पर हम बात करेंगे कि चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अगर इन बहुत ही अतिविश्वास में डूबी पार्टियों के अगर सरकारें नहीं बनती है तो फिर प्रदेश में सियासी सीन क्या होगा। क्या जिसकी सरकार नहीं बनेगी वो सड़क पर उतरेंगे, ईवीएम निशाने पर होगी, क्या घोटाले की बात की जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें जिस पर अभी तो चर्चा नहीं हो रही, लेकिन नतीजों के बाद जरूर चर्चा होगी, जिसका हम पूर्वानुमान आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी कमल राठी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता के प्राध्यापक डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र के और वैश्विक विषयों के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, राहुल जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल क्या लगता है आपको, सरकार किसी की तो बनेगी, जो प्रत्याशी खड़े उनमें से कोई एक ही जीतेगा, सब जीतने से रहे, लेकिन अभी जिस ढंग से दोनों पार्टियां इस बात पर विश्वास में डूबी हुई है कि सरकार तो उनकी बनने वाली है। सरकार बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि उनकी 140 सीटें आएंगी, कांग्रेस का दावा है कि 150 सीटें उनकी आएंगी, और मध्य प्रदेश में तो कुल 230 सीटें हैं। इस हिसाब से तो सीटों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। 150 कांग्रेस की, 140 बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश में तो 290 सीटें हो गई। तो दावे दोनों तरफ से पुरजोर हैं, लेकिन फील्ड में दिग्विजय सिंह है और कॉन्फिडेंस में बीजेपी है। एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा, अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी अगर कांग्रेस में किसी को बहुत गंभीरता से लेती है तो वो है दिग्विजय सिंह, क्योंकि वो एक तरह से फील्ड के मास्टर हैं और उनको उनके प्रशंसक कई बार कहते हैं कि वो फील्ड मार्शल हैं। दूसरी बात यह कि भाजपा के भीतर ये कहा जाता है कि बीजेपी कमजोर है, मजबूत है, उसके साथ संघ है, और संघ के साथ शिवराज सिंह का जो व्यवहार है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो सहज व्यवहार है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होता है। और इस बात की कई बार चर्चा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कर चुके हैं कि उनको, उनकी पार्टी को संघ जैसा कैडर चाहिए। भाजपा में जो कैडर है वो उसके जैसा चाहते हैं, और शिवराज सिंह जैसा लीडर भी वो अपने यहाँ ढूंढना चाहते हैं। आपकी राय, जो सीन मध्य प्रदेश में चल रहा है चुनाव के बाद, उससे आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं ना कि सीटों के दोनों के जो दावे हो रहे हैं उसके साथ में सीटें बढ़ जाती हैं, जी। लेकिन जीत का दावा तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दीगर पार्टियां हो। यदि दूसरे दलों ने 6 प्रत्याशी खड़े किए हैं तो वो भी 6 पे दावा कर रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। जी। तो जीत तो सबका सार्वभौमिक अधिकार है कि आप हार को कभी स्वीकार मत करो, लेकिन जीत के तो सपने देखना पड़ते हैं। जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल आपको इस बार दिखाई दिया है, वो मैं समझता हूं कि अभी तक के चुनाव में ऐसा दिखाई नहीं दिया। दूसरी साइड में बात खत्म करूं, जो शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है और जिस तरीके से उनका सहजता है और जिस तरीके से बातचीत का लहजा है, लोगों के साथ में जुड़ाव है, तो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में शिवराज सिंह को नकारा नहीं गया है। आज स्वीकार्यता है, चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। भले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में या आए या ना आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में
और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में वो स्थापित है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में किसी और नेता के बारे में सोचा जाए यह संभव नहीं है। बड़े बड़े नेता यहां मध्य प्रदेश में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको आज भी प्रदेश स्तर का नेता नहीं कह सकते। मूलतः से दो नाम यदि आपको ले दूं तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, ये दो नाम जो चर्चित हैं बहुत ज्यादा। इन दोनों को यदि कहा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति से ये लोग जरूर आए हैं, लेकिन इनकी जमीन कभी मध्य प्रदेश में मजबूत नहीं हो पाई। दोनों सांसद रहे, मध्य प्रदेश में अच्छा इनकी दखल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी जमीन नहीं जम पाई। आप ये भी कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों में किसी के पैर मध्य प्रदेश की जमीन पे सार्वभौमिक नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में जमने ही नहीं दिए। ये उनकी ये राजनीतिक चतुरता है या उनकी बुद्धिमानी है या उनके स्टार साथ देते गए, ये उनका प्लस है। लेकिन दूसरी चीज है कि मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से आया है, दावे दोनों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि वोटिंग परसेंटेज अधिक बढ़ गया है, तो वो जो हमारी लाडली बहना योजना थी और जो विकास यात्रा थी और विकास के काम हुए, इसको लेकर के जनता बाहर निकली है। और वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि यदि 2-3%, 4% वोटिंग बढ़ी है तो हमारे पक्ष का मतदाता बाहर निकल गया है। और वैसे भी ट्रेंड रहा है, यदि 3 से 4% यदि बढ़ता है तो वो कांग्रेस के खाते में जाता है। तो इस बार अच्छा दूसरी चीज होती कि युवाओं की बात करें कि इस बार जो युवा बाहर निकला है वोट देने के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं जहां तक समझता हूं कि है। क्योंकि जो समस्याएं और जो मुद्दे चल रहे थे, उन मुद्दों को कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म पे उतार रही थी, मंचों पे बोल रही थी, जनता से जुड़ाव बना रही थी। और वही भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं बल्कि कहीं और भटक गई थी अपने रास्ते से। इसलिए तो एक चीज होती है कि जो मैनेजमेंट की बात है, एक बार आपने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है इस बार पूरी तरह से गड़बड़ा गया। क्योंकि यदि आप राष्ट्रीय स्तर के 3, 4 या 10 नेताओं को यहां उतार दोगे तो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, छोटी लीडरशिप जो होती है वो किनारे हो जाते हैं। अब दूसरी स्थिति यह हुई कि इनको नियंत्रण में कौन ले, इनसे आदेश इनको कौन दे। तो कुछ पूरी तरह से आप देखो तो नियंत्रण से बाहर चला जा चुका था। शिवराज सिंह चौहान यदि अकेले दौरे कर रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं फील्ड में जाकर के, तो अकेले शिवराज सिंह चौहान से कुछ नहीं हो सकता। तो एकजुटता की आपको यहां कमी दिखाई दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में ऐसा लगता था कि बहुत सारे धड़े हैं कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप अलग कर दीजिए तो कमलनाथ का भी एक धड़ा था, एक जमाने में अर्जुन सिंह का भी धड़ा था, दिग्विजय सिंह की भी एक छतरप चल रही थी, है ना, कमलनाथ का भी एक धड़ा था, सुरेश पचौरी का भी एक धड़ा। तो ऐसे 5-6 धड़े बिल्कुल मजबूत मध्य प्रदेश में जो चल रहे थे वो अचानक एकजुट हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि कमलनाथ के हाथ मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह भी पीछे से आ गए, सुरेश पचौरी भी पीछे से आ गए। तो तमाम लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और कमान एक ही व्यक्ति की चली। तो दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा थी कि मैं पर्दे के पीछे रह करके काम करूंगा, तो वो पर्दे के पीछे ही काम करते रहे। वो नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं कि कहीं भी आपको ऐसी विस्फोटक स्थिति दिखाई नहीं दी, ना बगावत की दिखी, ना नाखुशी की दिखाई दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां उम्मीद की जा सकती थी कि कैडर स्तर है, यहां बड़े लोग समझाएंगे तो मान जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति आपको दिखाई दी। इसलिए मनोबल कहते हैं ना कि इसलिए मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों में एकजुट नहीं होकर बिखर गई। बिल्कुल, तो ये बिखराव जो है ये नतीजों में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आपने शुरुआत की चर्चा में पूरी मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसको समेट लिया है और हर चीज़ पर आपने फोकस किया। लेकिन मेरा एक सवाल आपके पास रहेगा कि बीजेपी ने किसान, महिला और आदिवासी पर फोकस किया और इन पर सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार में थी तो उसके पास अपर हैंड था कि वो जो कहती है उसको वो अमल में ला सकती है। उसने अमल में लाने का काम भी किया। महिलाओं की हमने बात की, उस पर फोकस किया और उनको एक तरह से 1000 रुपये और फिर बाद में 1250 रुपये प्रति माह देना शुरू कर दिया। इसके साथ उन्होंने किसानों के लिए कहा, हालांकि ये चर्चा का दोहरा हो जाएगा, आज नहीं, हम पिछले 2-3 दिन से इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। चूँकि आपने इस विषय को छेड़ा तो मैंने एक विषय के नाते उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। बीजेपी ने धान के मामले में कांग्रेस से आगे बढ़कर किसानों के लिए
1,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बढ़त देने की बात की। महिलाओं के लिए वो पैसा दे ही रही है। आदिवासियों के मामले में जो कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने अपनी सरकार के वक्त पैसा एक्ट बनाया था, उसको अमल में लाने का काम भी भाजपा ने अपने चुनाव के आखिरी दिनों में शुरू कर दिया। तो आदिवासी, किसान और महिला, इस पर बड़ा फोकस सबका है। ये वोट कहाँ गया है, ये अभी सब भविष्य के गर्भ में है, ईवीएम के पेट में चला गया है। हम लोग तो सिर्फ उस पर अटकलें लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। क्योंकि इस समय जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो ये कि लोग जितने भी जानकार हैं वो मध्य प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है इसको जानने के लिए शीर्षासन कर रहे हैं, तब भी उनके समझ में नहीं आ पा रहा है। भले ही बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया हो, लेकिन अगर बहुमत नहीं मिलता है तो विधायक दल का बहुमत किसके साथ होगा, कौन सीएम बनेगा। कांग्रेस में तो स्पष्ट है कि कमलनाथ बनेंगे, लेकिन वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारी चर्चा का फोकस ये था कि दिग्विजय सिंह फील्ड मार्शल हैं और चुनाव के बाद जो घटना हुई थी छतरपुर में, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को जीप से कुचलकर, वाहनों से कुचलकर मार दिया था। दिग्विजय सिंह वहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और उस घटना के विरोध में धरने पर बैठते हैं कि वो भाजपा प्रत्याशी भी उस हत्या में नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। बीजेपी ने काउंटर किया, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सहित बाकी लोगों पर भी काउंटर केस दर्ज कर दिया हत्या का। हत्या एक हुई है, मुकदमे 2 दर्ज हो गए। ये तो वो बात हुई। रैली में गोपाल भार्गव के खिलाफ जो प्रत्याशी कांग्रेस से खड़ी हुई है उनके ऊपर भी हमले की बात हुई, धमकियों की बात हुई, तो दिग्विजय सिंह वहां भी पहुंच जाते। तो फील्ड में कांग्रेस का फील्ड मार्शल घूम रहा है, बीजेपी कॉन्फिडेंस में है। तो ये मध्य प्रदेश का सीन है। वोट आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के कहाँ पड़ेंगे, इस पर अभी किसी का भी अनुमान ठीक से बैठ नहीं रहा है। सब तुक्के चला रहे हैं, लग गया तो तीर। रमेश जी, आपकी राय इस पूरे मामले में किस ढंग से देखते हैं? भाजपा कॉन्फिडेंस में है और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह फील्ड में है। राघवन जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी का कार्यकर्ता की मौत पे उसके परिवार के साथ खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो होता है वो किसी भी राजनीतिक दल के परिवार का हिस्सा होता है। अगर वो ऐसे मौके पर नहीं जाएंगे तो इससे बहुत गलत संदेश जाता है। पर कार्यकर्ता होने का मतलब क्या रहा? तो ये तो एक बहुत मतलब सामान्य बात थी। जहां तक फील्ड मार्शल का सवाल है तो मैंने उनको तब से देखा है राघवेंद्र जी, जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज जी। ग्राउंड की जो राजनीति है, ग्राउंड का, जैसे आज शिवराज जी ग्राउंड के ग्राउंड मास्टर है, किसी वक्त दिग्विजय सिंह जी भी ग्राउंड मास्टर हुआ करते थे और वो उनकी जमीनी पकड़ है वो आज भी कायम है। प्रशासनिक और राजनीतिक समझ और सूझबूझ उनकी अद्भुत है। कांग्रेस में उनके मुकाबले का राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति आज भी कोई भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी से 1000 गुना उनमें राजनीतिक सूझबूझ है। शिवराज जी का जहां तक सवाल है तो उनके आत्मविश्वास का कारण ये है कि 4-5 ऐसे फैक्टर है जो इस हालांकि आज कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन ये संकेत देते हैं कि बीजेपी बेनिफिट में है। जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उनका चुनावी मैनेजमेंट गड़बड़ था, कार्यकर्ता बहुत बिखरे हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी। लेकिन जो लाडली बहना थी, एमएसपी धान और गेहूं की थी, नरेंद्र मोदी का फैक्टर था, आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। तो इन सेक्शंस में उनकी जो पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब सेक्शंस में उनकी पकड़ है और चुनाव में भी वो रही। अब वो चुनाव परिणामों में, मत पेटियों में किस तरह से एक्सपोजर आता है उसका, तो जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक शिवराज जी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हर पार्टी, कोई भी पार्टी मैदान नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि कोई कॉन्फिडेंस छोड़े, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और कांग्रेस के नेता फील्ड में है। खासतौर से दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ जी इस मामले में थोड़े से फील्ड से दूर रहते हैं, वो मैनेजमेंट के मास्टर हैं। लेकिन राठी जी, सवाल यही है कि मतदान के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में कौन जा रहा है? अगर किसी की हत्या होती है, किसी प्रत्याशी पर हमले की शिकायत आती है, कांग्रेस के समर्थकों पर कोई धमकी देता है, तो वहाँ फिर कांग्रेस का जो लीडर है वो दिग्विजय सिंह मैदान में है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर सरकार बनाने में कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ आगे पीछे का बहुमत होता है, तो उस समय जो दिग्विजय सिंह की जमीनी पकड़ है कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं वो काम आएगी। क्योंकि उन्होंने कहा है छतरपुर में कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर मैं यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा। ये संकेत है दिग्विजय सिंह के एग्रेसिव मूड का कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर वो मैदान में उतरेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से पार्टी को आंदोलित करेंगे। आपकी राय, पूरे सीन को आप किस ढंग से देखते हैं?
देखिए ऐसा है कि अब सरकार जिसकी भी बने, ये तो 3 तारीख के पहले बता पाना हर व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन कार्य है। जी नहीं, हमारा सवाल भी नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, हम तो कह रहे हैं कि सरकार बनने के पहले की जो एक्सरसाइज हो रही है वो किस ढंग से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये साफ संकेत ये देता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सत्ता होती थी तो बड़ा मजबूत विपक्ष का काम करती थी, और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी कांग्रेस विपक्ष से गायब है, कहीं विपक्ष की मजबूती नजर नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि वो अभी से अपने कार्यकर्ताओं को भी ट्रेंड करके रख रहे हैं कि सत्ता में आए तो ठीक, और नहीं तो फिर विपक्ष में मजबूती से लड़ना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन भी लगे हुए आ ही रहे हैं 2-4 महीने में। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने उस तक की तैयारी शुरू कर दी है, और भाजपा अभी रेस्ट में है कि वो तो ये जीत गए तो वो तो हम जीत ही जाएंगे, इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी है। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना मुझे लगता है ठीक नहीं है। रही बात कि जो हम चुनाव देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग का मैनेजमेंट होता था, जिस ढंग की कार्यशैली थी, वो इस बार हमें नज़र नहीं आई। इस बार सोशल मीडिया पे भी कम नज़र आई, फ़ोन के माध्यम से, मतलब मंडल अध्यक्ष जो लाइव कार्यकर्ता से संपर्क होना चाहिए वो भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से संपर्क में कार्यकर्ताओं के था। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में बिखराव था, सीनियर लोग लगे नहीं थे। अब वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से देखने पे लगता है, क्योंकि भोपाल में कार्यकर्ता, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भाजपा के ही कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, इसलिए शायद हम भाजपा पे ज़्यादा फोकस करके बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, पहले दौर की बातचीत में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन नतीजा जो भी आए वो तो जनता का फैसला माना जाएगा। लेकिन हम कांग्रेस के बारे में भी एक चर्चा जरूर कर सकते हैं कि अगर नतीजा सरकार में बनने का आए या ना बनने का आए, जो भी फैसला होगा वो 3 तारीख को पता चल जाएगा, 3 दिसंबर को। लेकिन ऐसे भी संकेत है कि इसके बाद कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, उसमें बदलाव हो सकता है। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को कोई नया अध्यक्ष मिल सकता है, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं, और 3 दिसंबर के बाद स्थितियां बदलेंगी तो जो आज हम बात कर रहे हैं ये शायद हमको वहां होती हुई दिखे। इस पर भी आपकी राय, क्योंकि अगर सरकार बने ना बने, जो भी फैसला आएगा, हमें लगता है कि पीसीसी अपना नया अध्यक्ष जरूर ढूंढेगी। वो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बड़ी ताकत से कांग्रेस लड़ने वाली है, और दिग्विजय सिंह की जो सक्रियता है वो इसका संकेत भी दे रही है। इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी? यहाँ क्योंकि पहला अनुभव रहा जो पीसीसी चीफ कमलनाथ थे और इसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो 2 दायित्वों को निभाने को लेकर के हमेशा विवाद की स्थिति बनती है कि आप मुख्यमंत्री का पद भी निर्वहन कर रहे हो और आप पीसीसी चीफ भी बने हुए, तो आप 2 दायित्वों को कैसे, क्योंकि क्या होता है कि संगठन और सत्ता, इन दोनों के बीच में जब एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है तो फिर स्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती। तो ये बिल्कुल संभावना है कि सत्ता और संगठन को अलग किया जाएगा, क्योंकि अब जो चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान जो दिखाई दिया है, कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है, चाहे वो मानसिक रूप से कहें, लेकिन संगठित हुआ है। तो अब उस संगठन जो संगठित हो गया है उसको और मजबूती देने के लिए एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति वहां आएगा, और ये बिल्कुल संभावना है कि अब कमलनाथ उस पद का मुंह छोड़ेंगे। यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में पीसीसी चीफ का उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप और उसमें दो नाम चर्चाओं में जरूर आते हैं। एक तो जीतू पटवारी जो राहुल गांधी के नजदीक है, दूसरे विंध्य क्षेत्र के कमलेश्वर पटेल। इनके अलावा कोई तीसरा नाम भी हो सकता है? अभी तो यही नाम फोकस में है, क्योंकि उनको हाईकमान थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है, कांग्रेस की जो इन हाउस पॉलिटिक्स है उसमें। जी नहीं, जीतू पटवारी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, ये तो वो उन तेवरों की आवश्यकता है, इसलिए वो उम्मीद कर सकता हूं कि जीतू पटवारी को एक लाइन आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये उम्मीद की जा सकती है। ये कयास लगा सकते हैं। कमलेश्वर भी मतलब राजनीति में एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी चीज जो आपने कही थी कि दिग्विजय सिंह वाला मामला, कि मैं आपको, मेरा जहां तक अंदाजा ये है कि दिग्विजय सिंह एक संदेश भी देना चाह रहे हैं उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो मैदान में एक लंबे समय से एक सत्ता के साथ में काम कर रहे थे, कि यदि आप नहीं सुधरे और हमें यदि धरने पे रात रात बैठना पड़ा तो हम यदि आए तो हम आपको सुधार देंगे, और कार्यकर्ता जिसने हमारे लिए मेहनत की है हम उसको बिल्कुल उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी, एक सवाल और बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा उसमें। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो कार्यकर्ता आधारित चुनाव होना अब
धीरे धीरे ये रिवाज बंद होगा हर पार्टियों में। जैसे लोग कहते थे कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है बीजेपी, कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस भी ये उम्मीद करती है कि वो भी कार्यकर्ता आधारित पार्टी बन जाए। लेकिन जिस ढंग से हम देख रहे हैं 2018 और 2023 का जो चुनाव देख रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और हमें लगता है कि अब ये कार्यकर्ताओं की विदाई का काल शुरू हो गया है। अगले चुनाव में हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं का महत्व और घटेगा और बीजेपी या कांग्रेस उस पैटर्न पर इलेक्शन लड़ेंगे जो विदेशों में होता है कि आप मीडिया से बात करके अपनी बात जनता तक पहुंचाए, वोटर तक पहुंचाए और फिर वोट आके डल जाए। इस पर आपकी बहुत छोटी सी राय, समय की कमी है। नहीं, वाकई में कार्यकर्ताओं की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बदल रहा है ना, कार्यकर्ताओं के पास इतना समय बचा है न लोगों नेताओं के पास में। तो एक मोनोपोली चल रही है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के पास तो वक्त है, लेकिन पार्टियां अब कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं कर रही। उनको लगता है कि ये उनके ऊपर लाइबिलिटी है, वो हर काम ठेके पर देकर काम कराएंगे। जो कार्यकर्ता काम करा करते थे, चाहे बैनर लगाने का हो, पोस्टर का हो या किसी का भी, अब वो सब काम आउटसोर्स होंगे। ये एक प्रवृत्ति आ रही है जो लगता है कि सब पार्टियां कार्यकर्ताओं से मुक्ति पाएंगी और ये भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव होगा। इसके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। फिर कभी इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। रमेश जी, आपकी राय क्या, किस ढंग से देखना जो राहुल जी ने कहा है? सही है, कारपोरेट सिस्टम के अनुरूप जैसे पश्चिम में होता है, अमेरिका में या कहीं मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो ये चीज यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न है अमेरिका से। वो एक विकसित राष्ट्र है, शिक्षित लोग है, बैंक सिस्टम है वहाँ, एक मतलब जो यहाँ भारत का जो सिस्टम है, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, शैक्षिक परिस्थितियां एकदम भिन्न है। तो वो सिस्टम यहाँ ज्यों का त्यों तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ हेर फेर परिवर्तन होंगे, लागू करेंगे, उसमें कमियां दिखेंगी, फिर उन्हें बदलेंगे, उनमें संशोधन करेंगे और ये करना चाहिए। इससे क्या है रमेश जी, दरअसल ये सिस्टम नहीं आएगा, ये पार्टियां धीरे धीरे अपने को बदल रही हैं। पहले कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती थी, उनकी महत्ता होती थी, उनसे पर्चियां बंटवाई जाती थी, उनसे झंडे बैनर लगवाए जाते थे, उनसे रैलियों की व्यवस्था कराई जाती थी, रैलियों में जो लोग आते थे उनको खाने के पैकेट बंटवाए जाते थे और फिर बाद में उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ता की होती थी। तो बड़ा काम था, दरी बिछाने से लेकर मंच सजाने तक का। अब लगता है कि अगर ये सिस्टम थोड़ा सा दूर होगा तो इसका एक तो फायदा मिलेगा, चुनाव में खर्च जो है वो शायद घटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इससे चुनाव में खर्च घटेगा और जो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करता है नेता। वो अपने आर्थिक और सामाजिक दायित्वों से बिल्कुल हटके नेताओं की चमचागिरी में लगा रहता। तो इससे एक बहुत बड़ा समुदाय जो है वो सार्थक कामों की तरफ बढ़ेगा, रचनात्मकता की तरफ बढ़ेगा, पैसे की बर्बादी रुकेगी। इससे एक चीज और होगी कि राजनीतिक शुद्धता की तरफ भारत का लोकतंत्र जाएगा। बिल्कुल राठी जी, इससे हम कह सकते हैं कि सियासत में बहुत सारे आसन होते हैं, चमचासन जो है वो शायद कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं वो अपने लीडर की इतनी ज़्यादा चापलूसी करते हैं, इतनी चमचागिरी करते हैं कि फिर वो मूल काम बंद कर देता है। तो खैर ये हमारी कल्पना है, अभी आगे के चुनाव में क्या होता है ये देखा जाएगा। कार्यकर्ताओं का महत्व घटता कि बढ़ता, लेकिन पिछले 2 चुनाव से कार्यकर्ताओं का महत्व लगातार घट रहा है और इस चुनाव में हमने उसको देखा भी। आपकी इसमें बहुत छोटी सी राय? नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है कि इस बार कार्यकर्ताओं का महत्व बहुत कम रहा और जब एआई आ रहा है जिसपे फिल्म स्टार तक घबराए हुए हैं अगर जी, तो मुझे लगता है कि एआई जो है वो कार्यकर्ताओं का एक विकल्प के रूप में आ जाएगा और अब डायरेक्ट कैंडिडेट और जो वोटर है उसके बीच ही मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक संवाद बनेगा और उसी के आधार पे काम होंगे आगे। दरअसल जो दरी बिछाने की हमने बात की थी, कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम होता था कि वो लोगों से संपर्क करें, अपने नेताओं को ले जाए, ये काम अब आउटसोर्स होगा। इसके लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं, फर्म काम करती हैं, उनको ठेका मिल जाएगा और कार्यकर्ता नाम का जो प्राणी है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब काम ठेके पर पार्टियां कराएंगी ताकि काम के बाद वो पैसा दे दे। होता यह कि कार्यकर्ता की फिर लायबिलिटी पार्टी पर और प्रत्याशी पर होती है। वो चुनाव चाहे हारे चाहे जीते, फिर पूरे 5 साल कार्यकर्ता कहता है उनसे कि आपके लिए मैंने काम किया था, इसलिए हमको राठी जी परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमको रंजन जी परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान रखिए। तो हमें लगता है कि इस जिम्मेदारी से पार्टियां निजात पाएंगी अगर ये दौर आता है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन इस तरह के संकेत दिख रहे हैं जो पिछले 2 चुनाव से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो दौर ही आएगा। इसमें
आपकी बात सत्य वचन ही साबित होगी। चलिए, तो कह सकते हैं कि अभी तो अनुमानों का दौर है, अटकलों का दौर है और ये चलता रहेगा 3 दिसंबर तक। अभी हमने जो चर्चा की वो उस पर की थी कि कांग्रेस फील्ड में है, दिग्विजय सिंह मैदान में है और बीजेपी कॉन्फिडेंस में कि सरकार उनकी आ रही है, इसलिए बीजेपी का संगठन भी इसी लाइन पर काम कर रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इसी मोड पर है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।